ये जीवन है दो दिन का मेला रहेगा, ये जीवन है दो दिन का मेला रहेगा, सफर तेरा अंतिम अकेला रहेगा, सफर तेरा अंतिम अकेला रहेगा। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूं। मेरा जो है रुझान संगीत में था। जब मेरे पापा थे तो उस समय समझिए कि हम लोग खाने के लिए मोहताज थे। बनारस में है रामनगर के श्री अनिल रमन म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपना बेटा और अपना शिष्य बना के मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। कौन महान व्यक्ति है जिससे आपको प्रेरणा मिली कि कुछ बड़ा बनना चाहिए? एक एक धुन बताए, उसके बाद मैं खुद अपने से बजाने लगा, मिला मिला। आप अपने गाने खुद कंपोज करते थे या कोई आप गाते थे? पत्नी का जब सहयोग मिला है मुझे तो काफी डेवलप हुआ है। जब आप उसमें गाने लगे तो क्या माहौल था उसमें? जगह तो गाने का पूरा संसार में। रामा कवि गाजीपुरी जो है, मुझे पढ़ना लिखना उन्होंने ही सिखाया है। डॉक्टर अम्बेडकर का क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर? 50 साल पहले तक बिरहा के तमाम सारे कलाकारों में जो बहुत धुरंधर थे और अपने जमाने में आशु कविता कहते थे और जिसको बरजस्ता कहा जाता है, ऐसे तमाम सारे गायक जो चलते फिरते बना कर गा लेते थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि एक जमाने में सोशल मीडिया एक एक चीज को ऐसे कैप्चर करेगा कि हर मोमेंट आ जाएगा। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जमाना इतना बदल जाएगा। लोग जब रिकॉर्डिंग की बात आती थी तो कहते थे बिरहा बेचने की वस्तु नहीं है और मैं बेचूंगा नहीं। अपनी अनुकृति बनने से उनको डर लगता था कि पता नहीं उनकी लोकप्रियता में कमी आ जाएगी। पंधारी, बिरजू, बाला, राजभर या तमाम ऐसे दूसरे कलाकार कभी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं गए। उन्होंने हरवा मशीन से चली, यह तो आकलन कर लिया कि आने वाले दिनों में यंत्रों से खेती होगी, लेकिन दिमाग पर सोशल मीडिया इतना हावी हो जाएगा इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज सोशल मीडिया का जो जलजला है वो पूरी तरह से हर जगह आ गया है। खासतौर से भारत की एक ऐसी पीढ़ी पैदा हुई जिसको हम डिजिटल पीढ़ी ही कह सकते हैं। इस डिजिटल पीढ़ी ने अनेक रूपों में उनको आत्माभिव्यक्ति का मौका भी दिया है, अनेक रूपों में उन्हें अपनी छोटी मोटी कलाओं को प्रदर्शित करने और उसको आगे बढ़ाने और लोगों तक ले जाने की सहूलियत भी दी है। लेकिन बहुत सारे गायक कलाकार जिन्होंने किसी न किसी अखाड़े से जुड़कर अपनी गायकी की शुरुआत की और गाते भी रहे, उन्होंने भी जब देखा कि उधर का बाजार मंदा पड़ रहा है और आजीविका कमाना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने अपनी कला और अपनी हिकमत दोनों को साधा और फिर एक नए तरीके की दुनिया बनाना शुरू किया। उन्हीं में से एक है मंगल मधुकर, जिन्होंने वास्तव में कहा जाए कि जंगल में मंगल कर दिया है। उनका स्टूडियो जहां है उसकी तरफ सैदुपुर का पहाड़, जहाँ से नौगढ़ की चढ़ाई शुरू होती है थोड़ी दूर पर, वो है, और दूसरी तरफ चंदौली जिले के साहबगंज ब्लॉक का बहुत विस्तृत खेती वाला इलाका है। और ऐसी जगह पर उन्होंने अपनी जो जगह बनाई है काम करने की, उसे देखकर आश्चर्य होता है कि यहाँ भी लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे हमारे काम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि भविष्य में हम काफ़ी काम करेंगे। तो मंगल भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो गांव है कौन सा गांव है? जी, मेरा गांव है बेनतीरी। अच्छा, बेनतीरी। जी जी जी। अच्छा, तो ये आमतौर पर गांव किन लोगों का है? कौन कौन से समुदाय यहाँ रहते हैं? सब रहते हैं, जैसे ब्राह्मण परिवार से राजपूत भी हैं, पासवान भी हैं और चमार भी हैं, मुसहर हैं, एक आध घर नाई भी हैं। मुसलमान हमारे गांव में नहीं है, बेन में है, क्योंकि इलिया और बेनतीरी जो मेरा गांव है और हमारे यहाँ के ही, हमारे इस गांव के ही चेयरमैन छत्रबली सिंह जी हैं आदरणीय। जी जी, और उनके नाम, जी 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 हाँ, सरिता सिंह जी हैं, तो उनके नाम से हमारा गांव काफी
जाना जाता है। अगर लोग बता देते हैं कि छत्रबली का गांव, तो प्रभावशाली व्यक्ति है। हाँ जी, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो आपका जन्म इस गांव में कब हुआ? मेरा जन्म हुआ है सर 1984 मेरा जन्म तिथि है जी। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं माता हम पिता के अलावा? जी, हम हमारे परिवार में माता पिता, मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का था जी। सॉरी। और माता पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे। और बाकी हमारी पत्नी है, एक मेरी बुआ है, और हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं जी। तो पढ़ाई लिखाई इसी जगह से शुरू हुई, कितनी हुई? जी, हमारी पढ़ाई लिखाई उस समय गरीबी चरम सीमा पे थी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूं, लेकिन मेरा जो है रुझान संगीत में था। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा गाना बजाना करे। मेरे मम्मी से बोलते थे कि अरे अब वो गाना बजाना करी हैं, लेकिन मेरा सोच था कि नहीं, मैं सिंगर बनूंगा, और मैंने शुरुआत की। तो ये मुझे बताइए कि आपका जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है उसमें खेती बाड़ी की क्या स्थिति थी? जी, उस समय भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी जी नहीं। तो यहाँ जो दूसरे लोग जिनके पास काफी खेत हैं, जी वे लोग तो बड़े हनक के साथ रहते होंगे, और आप लोगों को लगता होगा भाई खेती नहीं, दूसरे खेतों में या तो काम करो या बाहर मजदूरी करने जाओ या कुछ और करो। नहीं, बिल्कुल, ये तो है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, शेयर कीजिए पुराने दिनों की याद। पुराने दिनों की बात मैं शेयर कर दूं सर, न चाह के भी नहीं कहना होता है कभी कभी, प्लीज, कि न चाह के भी लोग नहीं कह पाते हैं, इसलिए कि गरीबी चरम सीमा पे थी भी। आज तो मान लीजिए डेवलप हो गया, लोग बाहर जाके, जैसे हम लोग संगीत के दुनिया में जैसे आए, हम लोग डेवलप कर लिए। मेरे पापा के जमाने में, जब मेरे पापा थे, तो उस समय समझिए कि हम लोग खाने के लिए मोहताज थे। कपड़ा अच्छा नहीं था, खाना भोजन नहीं था, जबकि आप इकलौते पुत्र थे। इकलौते पुत्र थे। तो किसी तरह पापा मेरे रिक्शा बनारस में चलाते थे। अच्छा। मैं बता दूं कि जब मैं बनारस आना जाना शुरू कर दिया, तो अगर बुजुर्ग लोग सर अगर बनारस में मिल जाते थे रिक्शा चलाने वाले, तो हमको अगर कैंट से मैदागिन जाना है तो हम बुजुर्ग की रिक्शा पे नहीं बैठते थे। मैं मेरे पापा याद आ जाते थे कि अरे यार, मेरे पापा भी चलाते थे। बहुत संवेदनशील जी। लेकिन बाद में मैंने सोचा, एक आध 2 साल के बाद, काफी स्ट्रगल करने के बाद बनारस में मैंने सीखा है संगीत को। जिन्होंने बनारस में है, रामनगर के श्री अनिल रमन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना बेटा और अपना शिष्य बना के मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। तो पहले जो आपका रुझान बना जी, तो बिरहा में भी बना? हाँ, बिरहा में था। पहले शुरुआत में बिरहा। बिरहा में किसके पास आप गए सीखने के लिए? बिरहा में एक हमारे गांव के ही हैं, उनका नाम है फौजदार। वो बिरहा गाते थे, और मैं, रेडियो का जमाना था, मैं रेडियो पे गाने वाने सुनता था। ठीक है। तो मैं फिल्मी गाने सुनते सुनते मेरे दिमाग में था, वो एक है हमारे यहाँ, बालचरण नाम है, मेरे दादा हैं जी। और उन्होंने गुजरात में वो कंट्रैक्ट चलाते थे साड़ी वाले कंपनी में। उस समय मेरी उम्र थी 15 साल, और हम जिद करके, मेरा पैर खराब था, दाहिना पैर मेरा खराब है, तो न चाह के भी मैं उनके साथ चला गया कि मैं भी चलूंगा बाहर काम करने के लिए। क्लास 3 में मैं अपने नानी के यहाँ पढ़ता था, नरहन मेरा ननिहाल है। तो दादी मेरी प्यार करती थी, मैं एकलौता था, और मेरे पापा जो है, मेरे मम्मी को लोग के मेरे ननिहाल ही रहते थे। मेरी पढ़ाई वहीं से छूटी। मेरे पापा मुझे कंधे पे बिठा के, और स्कूल में बहुत कम, लेकिन जितने शिक्षित लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, हाई स्कूल 8 वगैरह वगैरह, उनके पास मेरे पापा लेके जाते थे कि मैं हमरे बचवा के पढ़ा था, हमरे बचवा के पढ़ा था। तो मैं बता दूं सर कि मैं उस समय भी 5 के बच्चों से मैं तेज था, ट्यूशन करते करते। तो ऐसे करते करते पापा ऐसे पढ़ाते रहे, मेरी पढ़ाई छूट गई, मैं भाग के आता था। लेकिन जो गांव वाले हैं, जो हमारे दादाजी हैं, बालचंद दादाजी, हमको उस समय लगे, मेरा शौक था मेरा कि मैं कुछ काम करूं, मैं पैसे कमाऊं। पापा मेरा कितना देंगे, पैसा कहाँ से देंगे। मेरे पापा भैंस के बहुत शौकीन थे, 3-3 4-4 भैंस रखते थे। मैं जब करीब 10-12 साल का था, तभी मैं भैंस का दूध निकाल लेता था। उस समय जिम्मेदारी समझता रहा, और 400 रुपये में मैं काम करने के लिए गया गुजरात में। बाउंड था कि छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे,
लेकिन फिर भी मैं गया, 1 महीना रहा, 2 महीना। वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि अरे यार हम कहाँ आके फँस गए। मैं अच्छा, बचपन में तमाम सारे महान हाँ, लोग जो है किताबों में और तमाम सारी चीज़ों के ज़रिए से आते हैं इस परिचय में, जी, जी, जी। तो कौन महान व्यक्ति है जिससे आपको प्रेरणा मिली कि कुछ बड़ा बनना चाहिए? तो इतना याद नहीं है सर, लेकिन हमने खुद संघर्ष किया। मैंने सोचा हुँ, मुझे गायक बना। जो फौजदार जी मेरे लिए लकी हैं, हुँ, जो हमारे गाँव के हैं। मैं गुजरात से जब आया तो वो बिरहा-उरहा गाते थे, तो हम बोले कि अरे यार मंगल तोहू काहे ना गौता कुछ, आओ बैठो, बैठो। तो उनकी संगत में आते-आते वो हमको गाना-वाना लिखने नहीं आता था बहुत बढ़िया सा। मुझे लिखने नहीं आता था, लेकिन मैं गाने लिखते और थोड़ा बहुत गाने लगा, और गाते-गाते इसे सीखते-सीखते मम्मी से पैसा माँग के हारमोनियम लाया खरीद के, साहबगंज से। हारमोनियम लाया, फिर उसे ले जाके बनवाया। बनवाने के बाद फिर कई लोग मिले जो कि मेरा हारमोनियम ले लिए, मेरे साथ यूज़ मिसयूज़ बहुत लोग किए। ऐसे-ऐसे करके मेरा हारमोनियम चला गया, फिर मैं दूसरी खरीदा, तीसरी खरीदा। धीरे-धीरे हमारे गाँव के एक ठो हैं चुट्टू तिवारी जी, और एक प्रथम गुरु थे हमारे श्री करीमन सिंह जी, हमारे ही गाँव के। उनके साथ मैं रहने लगा कि अब मुझे सीखना है। एक-एक धुन ये लोग बताए हमको, और एक-एक धुन बताए जब। एक है पकौड़ी, हमारा नाम है उनका, गाँव के ही हैं, उनका बरमदा था, वहीं मैं रहता था बचपना में। एक-एक धुन बताए, उसके बाद मैं खुद अपने से बजाने लगा मिला-मिला के। अच्छा, आपकी जब संगीत में दिलचस्पी आपकी बनी, जी। तो एक ये होता है कि जैसे कोई गायक पहले अगर संगीत की लय बनाए, हाँ। तो उसके हिसाब से गाने में ढालता है। जी। और कोई ओरिजिनल गायक ऐसा होता है जो गाए और संगीत उसके पीछे-पीछे चले। आपके साथ क्या था? माने आप अपने गाने खुद कंपोज़ करते थे या कोई आप गाते थे केवल, क्या नहीं, अनुभव? नहीं, पहले तो गाने के बाद जो है कि हम बहुत गुरुओं के पास गए हैं। अच्छा। हाँ, बीच में जो है कि हमारे एक श्याम नारायण कवि जी हैं, नौगढ़ से, बोदलपुर के हैं, और एक बिहारी जी थी, उन्होंने उन्होंने हमको पैदल लेके गया उनके पास कि एक है मंगल गाता है, उसको दीजिए। तो कई ठो प्रोग्राम गाने-बजाने के बाद जो है, हम हारमोनियम फिर जब खरीदे हारमोनियम हम, तो मेरा रुझान हारमोनियम की तरफ जाने लगा। अच्छा। और हारमोनियम बजाते-बजाते, मैं एक राजा जी हैं, नाल, बेंजो वगैरह, हारमोनियम वगैरह बहुत कलाकार हैं, उनके पास मैं गया। एक मित्र हैं पप्पू नाम के खजरा के, वही ले गए, बोले कि मंगल को सिखा दीजिए। वो गाते थे, सोचते थे कि मंगल अगर हारमोनियम बजाने लगेगा तो मेरे साथ बजाएगा। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद भी मुझे जो चाहिए नहीं मिला। एक करीमन गुरुजी थे, और इन्हीं लोगों के बदौलत जो है मैंने कुछ बजाना शुरू किया। तो जैसे ही मैं बजाना शुरू किया, मुझे प्रोग्राम मिलना शुरू हो गया। आज जब मुझे प्रोग्राम मिलना शुरू हुआ, तो मैं पैसे कमाने लगा। उसी पीरियड में मैं, समझिए कि किसी न किसी तरह एक रामा कवि जी हैं, हुँ, और रामा कवि जी मिले। रामा कवि जी बस के रहा। थ्रू, हाँ, हमारी पत्नी भी गाती हैं ना, हुँ, जिनका नाम है राना राव जी, अम्बेडकर, जी। और काफ़ी उन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया। हुँ, और एक दूसरे का ऐसा रुझान था, उसी बीच एक गोल्डी कांड हो गया, और हमारी पत्नी का हिट भी हो गया। हुँ, उसके थ्रू काफ़ी पैसे-वैसे हम लोग कमाने लगे, डेवलप होने लगा। पत्नी का जब सहयोग मिला है मुझे, तो काफ़ी डेवलप हुआ है। माने एक बच्चा जो बचपन में घोर गरीबी से उठा, जी। उसने अपने पैर पर खड़ा होना जब शुरू किया तो जी। धीरे-धीरे संपन्नता की ओर बढ़ा। जी, 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 जी। तो उसकी गायकी और थोड़ा रंग लाने लगी। जी, जी। तो मुझे ये बताइए कि जैसे जब आप मेरा ख़्याल है कि 20 साल की उम्र में आप अच्छे तरीके से परिपक्व होके गाने लगे होंगे, जी, जी, जी। तो ये ज़माना होगा लगभग वो 2004 के आसपास का। हाँ, हाँ, हाँ। माने 20 साल आपको बजाफ्ता हो जाता है। जी, जी, जी। जब आप उस समय गाने लगे तो क्या माहौल था उस बिरहा जगत और गाने का, दूसरे जो लोकगीतों का जो पूरा संसार है, जी। उसमें कहाँ कैसे आपको संघर्ष करना पड़ा अपनी अपनी जगह बनाने के लिए? अपनी जगह बनाने के लिए सर मैंने बहुत कोशिश की। रामा कवि गाजीपुरी जो है, मुझे पढ़ना-लिखना उन्होंने ही सिखाया है, जी। गाने लिखते-लिखते। और कि स आधा सा ऐसे लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, मतलब जितना होता है गाने में, बहुत लिखा हूँ गाना। जी। उन्होंने उनसे भी मैं कहता था कि गुरुजी अब हमको बिरहा गाना है। हुँ, कभी-कभी पत्नी में हमारे में तकझक हो जाता था। हुँ,
तो हम संघर्ष किए कि अब हम फिर बिरहा गाएंगे। मैंने कई कैसेट वगैरह बनवाया, बहुत लोग मिले हमको, लेकिन उसमें मेरा एक गाना हिट था, ये अमवा के सती माई का बिरहा मैंने पहला बिरहा गाया था, और बाबा साहब का बिरहा गाया था। ये दोनों बिरहे चरण सीमा पे थे, और इतना तेज बज रहा था कि एक बीके रविदास करके हैं, कंपनी के फाइनेंसर हैं, उन्होंने बोला कि हम रिलीज करवा देंगे, अच्छा बनवा देंगे। वही मेरी गायकी खत्म हो गई। अच्छा। क्योंकि उन्होंने वो गाना एक आध साल बीत गया, वो गाना रिलीज ही नहीं हुआ। जिसके लिए आप इतना उम्मीद लगाए बैठे थे, वो उम्मीद पर बिल्कुल उम्मीद 50 जी एक 50 लाख पब्लिक आई थी, जो उस समय सीडी का जमाना था। अगर उस समय सीडी कैसेट मेरा आया होता तो उसी समय मैं हाईलाइट हो गया होता। अच्छी बात है। ये मुझे बताइए, आपने भी बताया आपकी पत्नी राणा राव अंबेडकर हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर से आपका ताल्लुक मेरा ख्याल है कि युवावस्था में बन गया था विचारों से। आप जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है, तो डॉक्टर अंबेडकर का क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर? डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब को मैं मानता हूँ, प्रभाव पड़ा हमको। ऐसा नहीं है कि मैं मिशन गाता हूँ। बाबा साहब की रचनाएं और गुरु रविदास महाराज जी की रचनाएं मैंने बहुत गाया, लेकिन जितना मैंने गाया बाबा साहब और अम्बेडकर साहब और जो है कि गुरु रविदास महाराज जी का गाने, उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं मिला उनके गानों से। व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। तो जो है कि शुरू से ही मेरे पापा शिव को मानते थे और सनातन को मानते थे। मैं भी भले गाता हूँ, मन की बातें मैं रखता हूँ, जो लिखा हुआ है, जो रामा कबीर जी हमको गाने लिख के देते थे, मैं रखता हूँ बात, और मैं मानता भी हूँ, आज भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं प्रभु राम को भी मानता हूँ, शिव को भी मानता हूँ, सर रामायण भी मैं गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं अगर आप पढ़ते, भारत में जाति व्यवस्था और जाति उन्मूलन और दूसरी चीजें जो है भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, तो हो सकता है आपकी चेतना में थोड़ा और असर पड़ता। जी 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 जी। समाज जो है जी, एक तरफ है आजीविका के लिए, उस समाज को अपने कौशल को बेचना, जो खरीदने के लिए तत्पर है, लेकिन वो चीज वो नहीं ले रहा है जो आप देना चाहते हैं। जी जी जी। और दूसरी तरफ जो आपका मन कहता है कि इसको गाना चाहिए। हाँ हाँ। जैसे मुझे लगता है कि बनारस में उतना महान कवि, बनारस में कबीर और रैदास के अलावा कोई दूसरा मध्यकाल में है ही नहीं। जी नहीं। और लेकिन वो गाए नहीं कि रैदास तो बिल्कुल नहीं गाए गए। हाँ। रैदास की कुछ भजन कुछ लोगों ने गाया है, जी जी। विष्णु दिगंबर पुरस्कार दूसरे लोगों ने। जी जी। कबीर को बहुत से लोगों ने गाया, लेकिन रैदास को नहीं गाया। रैदास की लय नहीं पकड़ पा रहे। और मुझे लगता है कि लोग जो सुनने वाले हैं शायद वो भी आपकी लय नहीं पकड़ पाए, लेकिन उनमें दम है बहुत। हाँ, दम तो है। जाति व्यवस्था पर इतना बड़ा हमला जो जी है, जी जी जी, इतनी गहरी हैमरिंग कोई करता नहीं है, नहीं जितना उन्होंने किया है। जी जी। मैंने ज्यों केलन के पात में पात पात में पात, जी, त्यों हिंदुन की जात में जात जात में जात। बिल्कुल। पूरी सामाजिक संरचना को उकेल के रख देना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बिरहा, कब आपको लगा कि बिरहा में दम नहीं है, अब जो है इधर जाना चाहिए, लोक संगीत की तरफ, सुगम की तरफ? पत्नी को लेकर के मैं गाता था लॉकडाउन में। उसके पहले हमारा गाना वगैरह टीएफ और वेब कंपनियां पेमेंट दे करके, मतलब कैसेट हम बना के उन लोगों को देते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों को। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो फिर हम लोग झिलमिलाने लगे कि अब क्या करेंगे यार, बिना गाना बजाना किए मन नहीं लग रहा है। घूमने वाला व्यक्ति हम लोग, गाने वाले, पैसे कमाने वाले तो चारों तरफ से बंद गए। उसी समय मैं एक लैपटॉप लिया था अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कि कुछ डिजिटल का काम करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, इसी में जानकारी होगी। तो उसी समय से सर रिकॉर्डिंग के फील्ड में मैं आ गया। ये जो राकेश जी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है हमारे स्टूडियो में, तो यही हमको मिले और इस दुनिया में हमको ला दिए। और मैं धीरे धीरे श्री राम स्टूडियो, हमारे जो अनिल गुरुजी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वहां जाने के बाद मैं मेलोडी का काम और गीत संगीत राग रागनी जो होता है, इसका पूर्ण ज्ञान हमको अनिल रमन गुरुजी के यहाँ से मिला जी। और इस फील्ड में आने के बाद उन्होंने कहा स्टूडियो बनवाई, ये करिए वो करिए, सब धीरे धीरे लोन एमआई वगैरह से लेते लेते आपने व्यवस्थित कर लिया अपने। जी जी जी। तो अभी मजा आ रहा है? मजा तो बहुत आता है सर। अच्छा, तो ज्यादातर प्रोग्राम जो बाहर होता है लाइव का, जी जी, वो कहाँ कहाँ करते हैं आप? लाइव का प्रोग्राम हम बहुत दूर दूर किए हैं, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, और इधर झारखंड, पलामू, गया। पत्नी को लेकर के बहुत किया है मैंने।
खुद नहीं कर पाया। खुद को हमको लगा कि मैं फेल हूँ यार गायकी की दुनिया में, क्योंकि पत्नी के वजह से मैं पत्नी के ही कार्यक्रम में, पत्नी गाती थी, मैं हारमोनियम प्ले करता था। बाद में हम लगे सोचने कि भाई पत्नी कितना दिन गाएंगी और मैं कितना दिन हारमोनियम बजाऊंगा, कुछ खुद को भी अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। तो मेरे धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, तो इस स्टूडियो के फील्ड में और डिजिटल के फील्ड में मुझे आना पड़ा। जी जी। आपके जो बच्चे हैं जी, आपके बच्चे अभी किस किस फन में निकले और क्या क्या, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए बच्चे, मेरा बड़ा बेटा है आयुष, उसके बाद मेरा माझिल बेटा है साहिल, और सबसे छोटा मेरा बाबू है समर। प्यार से मैं उसे बाबू ही कहता हूँ। पढ़ाई में भी सब ठीक ठाक है, लेकिन हमने सोचा कि अगर किसी कंपनी में ये लोग काम करेंगे, नौकरी संभव है नहीं, गरीबी भी है, पैसा भी नहीं है, तो मैंने अपने तीनों बच्चों को मॉडर्न कॉन्वेंट में ही पढ़ाने का प्रयास किया कि जो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, जिसके पास शिक्षा नहीं है कुछ नहीं है। तो मैंने पढ़ाने के बाद बच्चों को देखा कि वे लोग थोड़ा सा हाई स्कूल इंटर कर लिए, तो इन लोगों के लिए मैंने सोचना शुरू किया कि जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे M2 म्यूजिक वर्ल्ड, और एक मंगल मधुकर ऑफिशियल, ये सब चैनल हमारे मोनेटाइज हैं, 30,000-32,000 सब्सक्राइबर हैं। तो हम सोचे कि अगर इस फील्ड में अगर हमारे बच्चे आ जाएंगे तो मेरे कुर्सी पे, मेरे राजगद्दी को संभाल लेंगे। अन्यथा अगर ये सब इन लोग हमारे इस पे नहीं आएंगे तो मैं जितना भी 10-20 लाख रुपया खर्चा किया हूँ अब तक कमाई कंटेंट बनाने में, वो चैनल और वो सब दूसरा कोई ले लेगा। ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी। ये सच है कि रास्ते किसी भी तरीके के आसान नहीं है। जी जी। आपकी लाइन में भी नहीं है, आपने बताया भी कि हाँ। आपको संघर्ष करना पड़ा। बच्चों का भी जो भविष्य है जी, वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, लेकिन क्या नहीं होगा ये भी तय नहीं है। ये भी तय नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसे में उनको पढ़ाई से रोक कर अपने ही फील्ड में लगाना, थोड़ा उनको सीमित करना नहीं लगता आपको? नहीं, रोका नहीं हूँ मैं, बस जो पार्ट टाइम है वो इधर उधर ना खेले, अपने काम में रहे। देना चाहिए हैं? नहीं, खेलते भी हैं। हड्डियां भी मजबूत हो, मन भी मजबूत हो, खेलते भी हैं सर। कि जो आज आप गा रहे हैं भविष्य में उसको किस रूप में देखा जाएगा, आपको क्या लगता है? जो इस समय हम गा रहे हैं, भविष्य में उसको क्या देखा जाएगा सर? बस जैसे मान लीजिए हम मुकेश के गाने सुनते हैं। जी जी। मेरी महबूबा मेरे दिल के पास ही है, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिले मस्तूल। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये जो गाने हमेशा सुन सकते हैं, लता मंगेशकर के गाने या तमाम सारे, या भरत शर्मा के भी गाने बहुत सारे हैं। जी जी। हाँ। आपको क्या लगता है कि संगीत के इस पूरे बहुत विस्तृत संसार में आपके जो गाने हैं 10-20 साल के बाद इसी तरीके से सुने जाते रहेंगे, या उनमें बदलाव आएगा, या कुछ खास तरह का क्लासिक आप बनाने की कोशिश करें? नहीं, कोशिश आपका अपना ट्यून है। नहीं, कोशिश तो है, और बनाया, हाँ जी, बनाया भी है मैंने कुछ, और कोशिश यही है कि मैं गाने वही बनाऊं जो कि मेरे न रहने के बाद 10-20 साल के बाद भी वो गाने मार्केट में बने रहे। जैसे में निर्गुण है, भजन है, और चालीसा वगैरह है, आरती है, ये सब गाने कभी नहीं मरेंगे सर। जैसे लोग, अभी मैंने देखा कि YouTube पर बहुत सारी महिलाएं, जी, उन्होंने पुरानी पारंपरिक जो चीजें हैं, हाँ, जो पुराने लोक में बिखरे हुए गीत हैं, उन सबको बटोरा और उनको बिना गाजे बाजे गा रहे। हाँ गा रहे। हाँ, यही चलेगा है जो नए चल रहा है। हाँ, ये कभी मरेगा नहीं सर, जो पारंपरिक चीजें हैं। तो ये इस तरह की चीजें भी आप गाते हैं? जी जी। अच्छा, तो कितनी चीजें हैं आपकी अभी तक कैसेट के रूप में, या हमने उस रूप में, एल्बम के रूप में? एल्बम के रूप में बहुत है, और ज्यादातर मेरा सर गाना सैड सॉन्ग ही चलता है अक्सर करके। अच्छा। जब मैं सैड सॉन्ग गाता हूँ हारमोनियम बजा के, तो ज्यादा पब्लिक मेरा पसंद करती है। देखिए, लोगों को चाहे पीटे हुए प्रेमी का मामला हो, चाहे लूटे हुए व्यापारी का मामला हो, जी, चाहे किसी का मामला हो, तो ऐसे लोगों को ही सहानुभूति और प्यार देते ही हैं। अगर कोई सोचे कि मैं वीर होके जाऊं, लोग हमको प्यार करें, तो नहीं करेंगे, जूता मार के भगा देंगे। नहीं, बिल्कुल सही, हमेशा यही होता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और मुझे लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बड़ा ये जीवन है 2 दिन
ये जीवन है दो दिन का मेला रहेगा, सफर तेरा अंतिम अकेला रहेगा, सफर तेरा अंतिम अकेला रहेगा। जरा सोच ले कुछ, जरा सोच कुछ लेके आया नहीं है, यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जरा सोच कुछ लेके आया नहीं है, यहाँ कोई अपना पराया नहीं है, यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। क्यों? ए माया है झूठा, ये माया है झूठा झमेला रहेगा, सफर तेरा अंतिम अकेला रहेगा, सफर तेरा अंतिम अकेला रहेगा। एक लाइन और लिखे हैं, समझ ले ये दुनिया बड़ी है दुरंगी, यहाँ पर किसी का कोई है न संगी, यहाँ पर किसी का कोई है न संगी। नयन पर गुरु ना तो चेला रहेगा, नयन पर गुरु ना तो चेला रहेगा, सफर तेरा अंतिम अकेला रहेगा, सफर तेरा अंतिम अकेला रहेगा।